दोस्तों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे 7th चैप्टर जिसका नाम है पौधों को जानिए। यानी कि हम पौधे किस तरह के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इनका अध्ययन इस चैप्टर में करेंगे। बाहर निकलकर अपने चारों ओर के पौधों का परीक्षण कीजिए। क्या आप देखते हैं कि कुछ पौधे छोटे हैं और कुछ विशालकाय, जबकि कुछ धरती पर हरे धब्बों की तरह दिखाई देते हैं। कुछ पौधों की पत्तियां हरी होती हैं जबकि कुछ की पत्तियां लालिमा युक्त होती हैं। कुछ पौधों के फूल बड़े एवं लाल हैं, कुछ नीले तथा कुछ पौधों में पुष्प ही नहीं होते। आपने अपने घर के आसपास विद्यालय एवं रास्ते में बाग बगीचे एवं विद्यालय प्रांगण में अनेक हरे पौधे देखे होंगे। यानी कि जितने भी पौधे हम अपने आसपास देखते हैं, हर पौधे अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ में फूल होते हैं, कुछ में फूल नहीं होते। आइए इन पौधों के विभिन्न भागों के विषय में जानें और हमें विभिन्न प्रकार के पौधों के बीच अंतर समझने में सहायता मिलेगी। यानी कि आज इस चैप्टर में हम लोग यही जानेंगे कि पौधे कितनी तरह के होते हैं, उनके विभिन्न भागों के बारे में हम लोग जानेंगे। पहला टॉपिक है इसका शाक, झाड़ी एवं वृक्ष। उन पौधों के तने एवं शाखाओं को ध्यानपूर्वक देखिए जो आपसे कम लंबे हैं, जिनकी लंबाई आपके बराबर है तथा जो आपसे बहुत अधिक लंबे हैं। यानी कि हमको उन पौधों को देखना है कि जो हमसे लंबाई में कम हैं, या फिर उस तरह के पौधे जिनकी लंबाई हमारे बराबर है, या ऐसे पेड़ पौधे जो हमसे बहुत लंबे हैं। तने को स्पर्श कीजिए तथा यह जानने के लिए कि तना कोमल है अथवा कठोर, इसे धीरे से एक ओर मोड़ने का प्रयास कीजिए। ध्यान रखें कि वह टूटे नहीं। लंबे पौधों के तने की मोटाई नापने का प्रयास करें। यानी कि तने को भी हम देखेंगे कि वो कोमल है या कठोर। लंबाई के आधार पर हम पेड़ पौधों को 3 वर्गों में बांट सकते हैं। ये तीनों वर्ग कौन से हैं? शाक, झाड़ी और वृक्ष। अब हम देख लेते हैं कि ये होते क्या हैं। हरे एवं कोमल तने वाले पौधे शाक कहलाते हैं। ये सामान्यतः छोटे होते हैं और अक्सर इनमें कोई शाखाएं नहीं होती। यानी कि इस तरह के जितने पौधे होते हैं जो छोटे और हरे होते हैं और इनमें कोई शाखा नहीं होती, ये क्या कहलाते हैं? ये शाक कहलाते हैं। अगला वर्ग है, कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती हैं। तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता, इन्हें झाड़ी कहते हैं। यानी कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनकी शाखाएं तने के एकदम पास से निकलती हैं और तना कठोर होता है लेकिन इसके शाखाएं बहुत मजबूत नहीं होती हैं। और अगला है, कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं तथा इनके तने सुदृढ़ एवं गहरे भूरे होते हैं। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं, इन्हें वृक्ष कहते हैं। और इसका जो तीसरा वर्ग है, इसमें ऐसे पौधे आते हैं जो बहुत लंबे होते हैं और तने से जो शाखाएं निकली होती हैं वो ज़मीन से बहुत ऊंचे से होती हैं या फिर थोड़ा ऊपर जाकर शाखाएं उसकी निकली होती है, तो इनको हम वृक्ष कहते हैं। अब इसी में कुछ और प्रकार के पौधे होते हैं जिनको हम देख लेते हैं। कमज़ोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते और ये भूमि पर फैल जाते हैं, इन्हें विसर्पी लता कहते हैं। जबकि कुछ पौधे आसपास के ढांचे की सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं, ऐसे पौधे आरोही कहलाते हैं। ये शाक, झाड़ी और पेड़ों से भिन्न है। यानी कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनके तने काफ़ी कमज़ोर होते हैं, तो ये पौधे जो हैं ये सीधे खड़े नहीं रह पाते, तो या तो वे ज़मीन पर फैल जाते हैं कुछ इस तरह से, और या तो वे किसी ढांचे का सहारा लेके ऊपर चढ़ जाते हैं। तो जो पौधे ज़मीन पर फैल जाते हैं उन्हें विसर्पी लता कहते हैं, और जो पौधे आसपास के ढांचे की सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं इन्हें आरोही पौधे कहते हैं। अगला टॉपिक हमारा है तना। इसको हम एक क्रियाकलाप के आधार पर समझते हैं। गिलास को 1/3 जल से भरें, जल में लाल स्याही की कुछ बूंदें डाल दें, शाक के तने को आधार से काटकर गिलास में रखें। यानी इस चित्र के हिसाब से एक हमको गिलास लेना है, उसमें जल लेना है और उसमें लाल स्याही की कुछ बूंदें डाल देनी है। फिर उसमें शाक का एक तना काटकर उसमें रख देते हैं। क्या इस शाक के कुछ भाग लाल नज़र आते हैं? यानी हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि इस शाक के कुछ भाग लाल नज़र आते हैं। यदि हाँ, तो क्या आप बता सकते हैं कि यह लाल रंग यहाँ तक पहुँचा कैसे? आप तने में मोटाई में काटकर इसमें लाल रंग देख सकते हैं। यानी कि जब हम तने को मोटाई से काटते हैं तो इसमें देखते हैं कि लाल रंग ऊपर तक पहुंच गया है। इस क्रियाकलाप में हमने देखा कि जल तने में ऊपर की ओर चढ़ता है, अर्थात तना जल का संवहन करता है। लाल स्याही की भांति जल में विलीन खनिज
जल के साथ तने में ऊपर पहुंच जाते हैं। जल तथा खनिज तने की पतली नलिकाओं द्वारा पत्तियों तथा पौधों के अन्य भागों तक पहुंचते हैं। यानी कि जो तना होता है वह जल और अन्य खनिज पदार्थों के संवहन के लिए उत्तरदायी होता है, यानी कि उसी के माध्यम से जो जल या अन्य खनिज पदार्थ होते हैं वो पौधों की पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। अगला है पत्ती। अपने आसपास के पौधों की पत्तियों को देखकर अपनी नोटबुक में उनके चित्र बनाइए। क्या इन सभी की आकृति, आकार एवं रंग एक जैसे हैं? यह तने से किस प्रकार जुड़ी है? पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है पर्णवृंत कहलाता है। यानी कि पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है, यानी उसका ये हिस्सा जो होता है वो पर्णवृंत कहलाता है। पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं। यानी कि पत्ती का जो पूरा हरा भाग होता है वो फलक या पटल कहलाता है। पत्तियों में कुछ रैखिक संरचनाएं होती हैं और पत्ती की रैखिक संरचनाओं को सिरा कहते हैं। क्या आपको पत्ती के मध्य में एक मोटी सिरा दिखाई देती है? इसे मध्य सिरा कहते हैं। पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को सिरा विन्यास कहते हैं। यदि यह डिजाइन मध्य सिरा के दोनों ओर जाल जैसा है तो यह सिरा विन्यास जालिका रूपी कहलाता है। आपने देखा होगा कि घास की पत्तियों में यह सिराएं एक दूसरे के समांतर हैं। ऐसे सिरा विन्यास को समांतर सिरा विन्यास कहते हैं। यानी कि पत्तियों में जो मध्य में जो मोटी संरचना होती है उसे मध्य सिरा कहते हैं। ये बड़े पौधों की पत्तियों में भी होती हैं और छोटे पौधों की पत्तियों में, जो घास फूस की पत्तियों में भी ये जो मोटी सिरा होती है उसे मध्य सिरा कहते हैं। अब पत्तियों से जो छोटी सिराएं होती है वो किस तरह से व्यवस्थित हैं, इसको सिरा विन्यास कहते हैं। अब अगर ये इस कुछ जाल की तरह व्यवस्थित हैं, हर पत्तियों में जाल की तरह व्यवस्थित हैं, तो इसे जालिका रूपी विन्यास कहते हैं। और अगर यही विन्यास अगर पौधों में मध्य सिरा के समांतर हैं तो इसे समांतर सिरा विन्यास कहते हैं। जल की कुछ बूंदें पत्ती से जल वाष्प के रूप में निकलती हैं। मतलब जल की कुछ बूंदें पत्ती से जल वाष्प के रूप में निकलती रहती हैं। इस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इस प्रक्रम के द्वारा पौधे बड़ी मात्रा में जल को वायुमंडल में छोड़ते हैं। यानी कि एक प्रक्रम होता है जिसका नाम होता है वाष्पोत्सर्जन। इस प्रक्रिया में पौधों की पत्तियां जल की बूंदें बाहर निकालती हैं। इस चैप्टर में हम वही टॉपिक देखेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पॉर्टेंट हो। अब यहाँ से शुरू करते हैं। पत्तियां प्रकाश और हरे रंग के एक पदार्थ की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती हैं। इस प्रक्रिया में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती हैं। इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निष्कासित होती है। पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन अंततः पौधों के विभिन्न भागों में मंडल के रूप में संग्रहित हो जाता है। यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो सूर्य के प्रकाश और एक हरे रंग के पदार्थ की उपस्थिति में पौधे अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया में जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है और ऑक्सीजन निष्कासित होता है। एक क्रियाकलाप है जिसे हम देखते हैं। 2 कटोरियाँ लीजिए, इनमें भीगी हुई रुई रखिए। एक कटोरी में चने के 3-4 बीज और दूसरी में मक्का के दाने रखिए। जल डालकर रुई को हमेशा नम रखिए जब तक कि बीज अंकुरित होकर नवोद्भिद नहीं बन जाए, यानी कि अंकुरित ना हो जाए। 1 सप्ताह बाद उन्हें खींचकर रुई से बाहर निकालने का प्रयास कीजिए। क्या नवोद्भिद सरलता से रुई से बाहर खींचाता है? नहीं। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि हम पौधों को भूमि से खींचकर आसानी से नहीं निकाल पाते, उन्हें मिट्टी खोद कर निकालना पड़ता है। जड़ें पौधों को मिट्टी में मजबूती से जमाए रहती हैं। इन्हें मिट्टी में पौधे का स्थिरक कहा जाता है। यानी कि जो जड़ें होती हैं वो स्थिरक कहलाती हैं। जिन पौधों की जड़ें चित्र ए की तरह हैं उनकी मुख्य जड़ को मूसला जड़ कहते हैं तथा छोटी जड़ों को पार्श्व जड़ कहते हैं। यानी कि जिन पौधों के जड़ इस तरह के होते हैं उनकी मुख्य जड़ को मूसला जड़ कहते हैं और जो उससे मूसला जड़ से छोटी छोटी जड़ें जुड़ी होती हैं उसे पार्श्व जड़ कहते हैं। ठीक है। तथा जिन पौधों की जड़ें चित्र बी के समान है उनमें कोई मुख्य जड़ नहीं होती, सभी जड़ें एक समान दिखाई देती हैं,
इन्हें झकड़ा जड़ अथवा रेशेदार जड़ भी कहते हैं। और ऐसे भी पौधे होते हैं जिनकी सारी जड़ें एक ही तरह दिखाई देती हैं, उनमें कोई मोटी पतली नहीं होती, तो इन्हें झकड़ा जड़ या रेशेदार जड़ कहते हैं। चैप्टर का अगला मुख्य टॉपिक है पुष्प यानी कि फूल। इसमें हम चित्र में देखेंगे पुष्प कलिका एवं पुष्प। खिले हुए पुष्प का प्रमुख भाग कौन सा है? यह पुष्प की पंखुड़ियां हैं। विभिन्न पुष्पों की पंखुड़ियां अलग अलग रंगों की होती हैं, यानी जो खिले हुए पुष्पों का मुख्य भाग होता है वो उसकी पंखुड़ियां होती हैं, और ये अलग अलग पौधों की पंखुड़ियां अलग अलग रंग की होती हैं। आपके विचार में कलिका में यह पंखुड़ियां कहाँ बंद थी? यानी कि जब फूल एक कली थी तो उसमें पंखुड़ियां कहाँ थी? कली का प्रमुख भाग कौन सा है? क्या आपने ध्यान दिया कि यह भाग छोटी पत्ती की भांति दिखाई देता है, जिसे बाह्यदल कहते हैं। यानी कि कली का वह भाग जो छोटी पत्ती की तरह दिखाई देता है, उसी के अंदर ये पंखुड़ियां पहले बंद थीं। ये तो थे पुष्प के बाह्य भाग। अब पुष्प के आंतरिक भागों को स्पष्ट रूप से देखने के लिए बाह्य दल एवं पंखुड़ियों को हटा दीजिए। यानी कि जो बाह्य दल और पंखुड़ियां अगर हम उनको हटा दें तो चित्र को ध्यान से देखिए तथा अपने पुष्प में पुंकेसर एवं स्त्री केसर को पहचान कीजिए। यानी कि जो कुछ इस तरह की संरचना होती है वो पुंकेसर कहलाती है, और स्त्री केसर यहाँ पर उपस्थित होता है। इसमें विभिन्न पुष्पों में पाए जाने वाले विविध प्रकार के पुंकेसर दिखाए गए। क्या आप पुंकेसर के दोनों भागों को पहचान सकते हैं? अपने पुष्प में पुंकेसर की संख्या ज्ञात कीजिए। एक पुंकेसर का चित्र बनाकर उसे नामांकित कीजिए। ये पुंकेसर का भाग है जिसमें सबसे ऊपर पराग कोष रहता है, और जिससे वो पराग कोष कली से जुड़ा होता है या फूल से जुड़ा होता है उसे तंतु कहते हैं। पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को स्त्री केसर कहते हैं। ये एक स्त्री केसर है जिसके 3 भाग होते हैं। पहला भाग अंडाशय, एक वर्तिका, और जो सबसे ऊपरी भाग होता है उसे वर्तिकाग्र कहते हैं। अब पुष्प के अंडाशय के अंदर कौन कौन सी संरचना पाई जाती है इसे देख लेते हैं। पुष्प के अंडाशय की संरचना का अध्ययन करें। यह स्त्री केसर का सबसे निचला एवं फूला हुआ भाग है। अब इसको हम 2 तरह से काट सकते हैं, या तो हम इसको अनुदैर्ध्य काट सकते हैं और या तो इसको अनुप्रस्थ काट सकते हैं, और उसके अंदर की संरचना हम देख सकते हैं। तो अनुदैर्ध्य काटने पर हमको कुछ इस तरह की संरचना मिलेगी और अनुप्रस्थ काटने में कुछ इस तरह की। काटने के बाद आवर्धक लेंस की सहायता से अंडाशय की आंतरिक रचना का अध्ययन कीजिए। क्या आपको अंडाशय में छोटी छोटी गोल संरचनाएं दिखाई देती हैं? इन्हें बीजांड कहते हैं। यानी कि जो ये छोटी छोटी गोल रचनाएं हैं इन्हें बीजांड कहते हैं। आपने पत्ती, तना एवं जड़ के लक्षण एवं कुछ कार्यों के विषय में पढ़ा। हमने विभिन्न पुष्पों की संरचनाओं का भी अध्ययन किया। आप पुष्पों के कार्यों के विषय में अगली क्लास में पढ़ेंगे। ये चैप्टर के कुछ प्रमुख शब्द हैं जिन्हें हम देख लेते हैं। आरोही, हमने आपको बताया था कुछ ऐसे कमजोर तने वाले पौधे जो सीधे खड़े नहीं रह सकते, तो वो किसी चीज का सहारा लेके ऊपर चले जाते हैं, तो उन्हें आरोही पौधे कहते हैं। संवहन, पौधों में जल और खनिज का जिस तरह से तनों द्वारा पत्तियों में पहुंचाने की जो प्रक्रिया होती है उसे संवहन कहते हैं। विसर्पी लता, ऐसे कमजोर तने के पौधे जो सीधे खड़े नहीं रह सकते, वो जमीन पर ही फैल जाते हैं, उन्हें विसर्पी लता कहते हैं। रेशेदार जड़, शाख, पार्श्व जड़, मध्य सिरा, सिरा विन्यास, बीजांड, समांतर सिरा विन्यास, पंखुड़ियां, इन सभी शब्दों का हमने चैप्टर में विस्तृत अध्ययन किया। अब चैप्टर का कुछ सारांश इन्हें हम देख लेते हैं। सामान्यतः पौधों का वर्गीकरण उनकी ऊंचाई, तने एवं शाखाओं के आधार पर शाक, झाड़ी एवं वृक्ष में किया जाता है। हमने चैप्टर के शुरुआत में ही इसको देखा था। तने पर पत्तियां, पुष्प तथा फल होते हैं। सामान्यतः पत्ती में पर्णवृंत और फलक होते हैं, यानी पत्ती में सिर्फ 2 ही भाग होते हैं, पर्णवृंत और फलक। पर्णवृंत वो जिससे पत्तियां तने द्वारा जुड़ी होती हैं, और पत्ती का जो पूरा हरा भाग होता है वो फलक या पटल कहलाता है। पत्ती में सिराओं का प्रतिरूप सिरा विन्यास कहलाता है। यह जालिका रूपी अथवा समांतर होता है, यानी कि 2 तरह के सिरा विन्यास होते हैं, जालिका रूपी और समांतर। तो ये चैप्टर हमारा खत्म हुआ।